माय लवलीज पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। देन चलिए हम ये वापस से हिस्टोरिकल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक जो डेस्टापाल होता है वो भागते हुए आता और कहता है, प्रिंस प्रिंस आपको चलना चाहिए। पता है बाजार में प्रतियोगिता हो रही है और सभी लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ, आपसे बेहतरीन तो शतरंज का पासा कोई खेल ही नहीं सकता। तो आपको ताबू बोला जाता है उसको। तो ताबू खेलने के लिए वो बुला रही हैं, आप चलिए ना। इतना सुनना हुआ ही था कि जो जियांगचिंग वो ह्यूनमेक का प्रिंस है और वो एक ओमेगा है, ठीक है। और ये एक अल्फा और ओमेगा वर्स होने वाली है। तो वो आता है और कहता है, अच्छा ऐसा क्या? ठीक है। कहता है कि आपको आपको पता है ना कि आपको ताबू खेलना नहीं आता है। इस पे जियांगजेंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि मुझे खेलना नहीं आता है। उसे बुलाओ। विंग जो कि बाहर कोर्टयार्ड में काम कर रहा होता है उसे पकड़ के लाया जाता है और कहता है, तुम। उसके ऊपर उसका कपड़ा फेंकते हुए उसे कहता है, और उसके ऊपर अपना कपड़ा फेंकते हुए उसे कहता है, ये लो और जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना है। उसके बाद जियांगचिंग खुद विंग के जैसे कपड़े वेयर कर लेता है और उसके बाद विंग और जियांगचिंग बाजार की तरफ पड़ते हैं। बाजार आने के बाद जहाँ पे ताबू वाला कंपटीशन होने वाला था वहाँ पे बहुत सारे ओमेगा लड़के और लड़कियां थे। वहाँ आकर के विंग सबको पोलाइट वे में ग्रीट करता है। इतना सुनना हुआ ही था कि वो कहती है, हाँ मैंने माना कि आप यूनिक के ओमेगा प्रिंस हैं, बट आपको पता होना चाहिए ना कि आज कंपटीशन होने वाला था, वरना ये जीत जाती। आपको नहीं लगता कि आपको इन्हें हराना चाहिए? और वह एक मैनचेस्टर थी, ठीक है। तो ये सुनना हुआ ही था। तो विंग बड़े ही पोलाइट वे में आंसर करते हुए कहता है, तो आज मेरी जगह मेरी दासी खेलेगी। और इतना बोल करके और वो जियांगचिंग की तरफ इशारा कर देता है। अब जियांगचिंग ये देखता है तो वो कहता है, मैं कैसे खेल सकता हूँ? आप राजकुमार आप ही खेलिए। वो कहता, मैं खेलूं या तुम खेलो, क्या फर्क पड़ता है? इतना बोलकर जबरदस्ती विंग जियांगजेंग को वहां पे ताबू खेलने के लिए बिठा देता है। अब जियांगजेंग को ताबू खेलना तो आता नहीं था। वो बहुत सारी चालें की गलत चल देता है। अब ऐसा हो रहा था तो वो हार रहा था। जियांगजेंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे ये एक थप्पड़ लग रहा था, एक अपमान लग रहा था। लेकिन लास्ट में वो सामने वाला जो मैनचेस्टर की जो बेटी थी ओमेगा, वो कहती है, आप रहने ही दीजिए। हम समझ गए कि आप नहीं खेल सकते हैं, इसीलिए आप ऐसे बहाने बना रहे हैं। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मौका दे रहा था अपनी दासी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही होनहार है और वो उसे हमेशा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मन करता है। अब वो ऐसे तो ले नहीं सकती, तो मेरे जरिए ही उसे लेना होता, इसलिए मैंने उसे बस मौका दिया है। कोई ना, मैं खेलता हूँ। और इतना बोल करके और वो बैठ जाता है और आगे का कंटिन्यू वो करता है और वो आसानी से उन सबसे जीत जाता है। अब वहाँ पे विंग की खूब तारीफ होती है आजा जियांगचिंग, क्योंकि सबको पता है कि उनमें का जो ओमेगा राजकुमार है वो और कोई नहीं बल्कि जियांगचिंग है। तो उसकी सब तारीफ करते हैं। हालांकि जियांगचिंग की ही तारीफ हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल से विंग की वहाँ पे बेइज्जती हो गई थी एज जियांगचिंग। उसके बाद वो लोग जब घर आते हैं तो जियांगचिंग अपना मास्क उतारता है जो कि उसने हैट वेयर करा हुआ था, वो उतार कर फेंकते हुए विंग के कपड़े को पकड़कर उसने जो हैट वेयर करा हुआ था उसको उठार के फेंकते हुए उसे धक्का दे देता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कैसे हुई कि भरे बाजार में तुम मेरा मजाक बनाओ? अब जो कि जियांगचिंग ने विंग को धक्का दिया था तो उसके हाथ छिल जाते हैं और वो उसके हाथ में ना कट्स लग गए हुए थे जिस वजह से ब्लड आ रहा था। और उसके बाद जियांगचिंग उसे उठा करके कोर्टयार्ड की तरफ लाकर फेंक देता है, बैग की तरफ, और कहता है, मेरे सारे कपड़ों को तुम अपने हाथ से साफ करोगे, अपने हाथ से। और इतना बोल करके वहाँ पे वो अपने दासी को बोलता है कि जितने भी मेरे सारे कपड़े हैं वो लेकर के आओ। वो जब लेकर के आता है तो विंग के ऊपर फेंक देता है एंड देन जो सर्फ होता है ना वो विंग के हाथ पे उड़ेल देता है। जैसे ही विंग के हाथ पे वो सर्फ आता है विंग कस के चीख पड़ता है, क्योंकि अभी जस्ट उसके हाथ छिले हुए थे और उसी के ऊपर उसने उड़ेल दिया था। और कहता है, ये लो, इसे उठाओ, समेटो और धोना शुरू करो। बेचारा विंग वो पूरे कपड़े को समेट कर अपने छिले हुए हाथों से कपड़े को दुबा करके हैंड वॉश करना स्टार्ट कर देता है।
वो कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, अंगार सब कुछ एक साथ पनप रहा था, एक साथ दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि जियांग चेंग आए दिन उसके साथ बदसलूकी बदतमीजी किया करता था। ऐसे करते हुए लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं और अब यहाँ पे ये सब छोटे-छोटे क्लैन्स के लोग थे। गूसू क्लैन एक बहुत बड़ा सेक्ट था जो कि रूलर था और वो किंग था, एक किंगडम था और उसके अंदर छोटे-छोटे सेक्ट आते थे। तो गूसू की तरफ इनविटेशन आता है हर क्लैन के लोगों के लिए कि जो प्रिंस है, प्रिंस अपने दोनों भाई के लिए ओमेगा को चुनाव कर रहे हैं। तो आप हो सके तो अपने अपने ओमेगा को लेकर के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूसू आए। और ऐसा इनविटेशन उसमें लिखा हुआ था। ये देख करके जो जियांग फेमियांग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि जियांग फेमियांग की बेटी जो जियांग यानली थी वो ऑलरेडी वो जो जिंजू स्वान था उसके साथ उसकी शादी तय कर दी गई थी और अभी तक शादी हुआ नहीं था और वो जिन क्लान के लिए ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुकी थी। अब बचा था जियांग चेंग। इसलिए वो अपनी पत्नी जियांग यू से कहती है कि हमें जियांग चेंग को लेकर के गूसू चलना चाहिए ताकि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके और वो जब हिस्सा ले लेगा तो हमारा ही नाम रोशन करेगा ना, क्योंकि मैंने सुना है कि बाजार में वो आए दिन हर कंपटीशन में वो जीतता आ रहा है। अब जियांग यू को तो पता था कि भाई वो सारा चीज़ तो जियांग चिंग नहीं बल्कि विंग खेलता है, इसलिए वो अपने बेटे का मान बढ़ाने के लिए वो हाँ कर देती है और उसके बाद वो जियांग चिंग से मिलने आती है और कहती है कि अपना सारा सामान जियांग चिंग तुम समेटो और समेट करके गूसू के लिए हमें चलना होगा। हम वहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और हाँ, साथ में विंग को ले जाना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें तो खेलने आता नहीं है और ना ही तुम इतनी ज़्यादा समझदार हो। तो जियांग चिंग पैर पटकते हुए कहता माँ, कहता मुझे पता है तुम्हें तो बस हाँ, एक काम भी ढंग से नहीं आता है, बस गुस्सा करने के अलावा, पर कोई ना, चलो चलते हैं। और इतना बोल करके और उसे तैयार होने के लिए बोल देती है। वो जब बाहर आ रही होती है तो विंग बहुत सारा कपड़ा लेकर के सुखाने के लिए जा रहा होता है। ये देखते ही जियांग यू विंग को धक्का दे देती है, जिसके हाथ से वो पूरा उसका जो बकेट था वो गिर जाता है और सारा कपड़ा नीचे गिर जाता है। ऐसा देख करके विंग, उसकी आंखों में वापस से आंसू आ गए थे। वो कुछ कह नहीं सकता था, सारा कपड़ा समेटता है, लेकिन जियांग यू जो कि अपना गुस्सा निकालना चाहती थी वो बस अपना जीरियान निकाल कर विंग के ऊपर एक जीरियान चला देती है बहुत ही कम प्रेशर के साथ में, जिससे कि विंग चीख पड़ता है और उसके हाथ में ना कलाई के पास जीरियान की वजह से निशान पड़ गया था। और वो कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि रास्ते में कौन खड़ा है? अपनी औकात से बाहर की चीजें मत करा करो। मैं ह्यूनमिक की महारानी हूँ और तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मेरे सामने में आके खड़े हो, बड़ा आया नौकर का बेटा। इतना बोल करके और रांगे वहां से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद बिंग बहुत बहुत मतलब वापस उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत रोना भी आ रहा था, लेकिन वो फिर से सारे कपड़े को उठाकर लेके आता है, सारे कपड़े को फैलाते हुए कहता है माँ मैं क्या करूं, क्यों क्यों आखिरकार आपने ऐसा किया, क्यों क्यों किया? हाँ, आप आप यहाँ के डिसाइपल थी तो डिसाइपल बन के रहती ना, आपने क्यों यहाँ के किंग के साथ में रिश्ता बनाया और मैं ऐसी दुर्गति वाली जिंदगी जी रहा हूँ, क्यों? इससे अच्छा तो मेरी मौत है। आपने मेरे लिए मौत का रास्ता भी नहीं चुना है। आप यहाँ के डिसाइपल्स थी, यहाँ के किंग मेरे फादर है, पर मैं उनका एक एक सौविन का बेटा हूँ और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विंग की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जियांग फेमियांग थे, लेकिन जियांग फेमियांग को पता ही नहीं था कि विंग के साथ इतनी बदसलूकी करी जाती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद जियांग फेमियांग विंग के कक्ष में आते तो वहां पे विंग नहीं था। वो पूछवाते हैं कि कहाँ है, तो विंग जियांग चिंग के कपड़े पसार रहा था। तो उसके पास आते हुए उसे कहते हैं कि विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है जी पापा मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा हम लोग आप गूसू चल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलो, ठीक है ना? इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है पर बाबा मैं क्या करने जाऊँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। तो जियांग फेमियांग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे तुम किसी को किसी अच्छे अल्फा को देखकर उसे सेलेक्ट कर लो ताकि हम तुम्हारे भी हाथ पीले कर दे और तुम्हारी शादी कर दे ताकि तुम्हारा भी जीवन सुधर जाए मेरे बच्चे। इतना सुनना हुआ ही था। विंग कहता है बाबा
एक नौकर की बेटी से कौन शादी करना चाहेगा? आप तो मुझे अपना नाम तक नहीं देंगे। इतना सुनना हुआ ही था। जियांग फैमियांग को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो क्या ही कर सकते थे। इसलिए वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हम चाहकर भी ये नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो कहता, मैं जानता हूँ। और इतना बोल करके वो जियांग फैमियांग के गले लग जाता है। जियांग फैमियांग थोड़ा देर विंग को थोड़ा सा लाड दुलार करते हैं, देन उसे कहते हैं, तुम भी चल रहे हो। ऑलरेडी जियांग यू तो वो बोल ही चुकी थी कि उसे साथ में लेने के लिए। जियांग फैमियांग भी उसे पर्सनली बोलते हैं। विंग भी राजी खुशी अपने 2 जोड़े कपड़े पैक करता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं था। वो सिंपल सा रहता था जियांग चेंग के साथ। जब वो बाहर जाता था, जियांग चेंग अपना कपड़ा सेम टू सेम 2 बनवाता था और एक विंग को देता था पहनने के लिए, खुद पहनता था। तो वो वहाँ से वो लोग गोसी की ओर प्रस्थान करते हैं। गोसू काइटान आने के बाद वो लोग थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद वो लोग गुसू की यात्रा करने वाले थे। उसके बाद वहाँ आकर के वो लोग एक इन में ठहरे हुए थे और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था की हुई थी। जियांग चेंग और विंग दोनों बाजार घूमने के लिए निकलते हैं। इस वक्त जियांग चेंग और विंग दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, पर्पल कलर के। जियांग चेंग जिसका जो लवादा था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, उसके ऊपर वर्क, कारीगरी और जेवर भी बहुत ज़्यादा था। विंग सेम टू सेम कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जेवर बहुत ही कम थे और उसके हेड में सिर्फ ओनली पर एक रिबन था और कुछ भी नहीं था। हेयर एसेसरीज कुछ भी नहीं था। वो दोनों बाजार में निकले हुए थे। विंग वो जो कि उस बाजार में घूम रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग स्मेल सम्मोहित करता है और वो रास्ता उस तरफ मोड़ लेता है। जियांग चेंग के साथ में बहुत सारे डिसाइपल्स थे तो वो ध्यान नहीं देता है कि उसके साथ विंग है या नहीं है। विंग दूसरी तरफ जहाँ जा रहा होता है, उसे नहीं पता था कि वो क्यों जा रहा है। और जब वो वहाँ आता है तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी अचानक से एक शख्स जो कि पानी में था और उसके पैर पानी के जो लताएं होती है ना उसमें फंस गया हुआ था और वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। विंग को लगता है कि शायद वो ना पानी में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए विंग ये भी नहीं सोचता है कि सामने वाला इंसान अल्फा है या ओमेगा है। वो कूद जाता है और वो उसे खींचना स्टार्ट कर देता है। सामने वाला शख्स जब विंग को देखता है, जो कि विंग ने अपने चेहरे पे पूरा मास्क लंबा कपड़ा वाला बांधा हुआ था और उसकी बस 2 आंखें ही दिख रही थी और उसका कपड़ा जो था वो दिख रहा था। तो जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला शख्स एक ओमेगा है, वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर उसे धक्का देने की कोशिश करता है। लेकिन विंग को लग रहा था कि सामने वाला शख्स शायद से अपनी जान देना चाहता है, इसीलिए वो पानी के अंदर जाकर उस लता को काट देता है और उसके बाद उसके पैर को खींचते हुए किनारे पर लेकर आता है और वो भी उसके साथ उसके ऊपर ही गिर जाता है। इस चक्कर में जो विंग था वो सामने वाले शख्स के फोरहेड रिबन से सीधे टच कर जाता है। इतना होना ही था कि सामने वाला शख्स उसे धक्का देते हुए कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? विंग कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगा शायद आप अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उस समय जो विंग की बॉडी से जो स्मेल आ रहा था उसका ओमेगा वाला जो फेरोमोन्स वो रिलीज कर रहा था घबराहट और बेचैनी की वजह से, वो स्मेल इनहेल करते ही वांग जी की आंखें साइन करने लगती है और वो विंग को देखते हुए कहता है, आप हमसे दूर रहिए, आप एक ओमेगा हैं। तब जाकर विंग को एहसास होता है कि वो एक अल्फा की उसने जान बचाई है। वो फटक से खड़ा हो जाता है और कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया। वांग जी जब विंग को देखता है तो बस उसकी खूबसूरती में खो गया था, क्योंकि विंग का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। विंग के चेहरे पे अभी भी वो दुपट्टा वाला मास्क लगा हुआ था। उसका पूरा बॉडी कपड़ा गीला हो चुका था और उसका बॉडी गेस्चर वांग जी साफ साफ देख पा रहा था। उसका ऊपर से नीचे तक उसके पूरे बदन को स्कैन करने के बाद वांग जी का दिमाग टोटली खराब हो रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कहता है और अपने ऊपर से एक रोब उतार करके सीधे विंग के ऊपर उड़ाते हुए कहता है, आपको इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए और उसके बाद आप यहाँ से जाइएगा। विंग बस हाँ में सर हिला करके वहाँ पे खड़ा था। वांग जी दूसरी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि विंग को देखने के बाद वांग जी को कुछ तो हो रहा था जो वो नहीं समझ पा रहा था। वांग जी विंग से पूछता है कि आपका नाम क्या है। विंग अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता था, इसलिए वो कहता है, जी मेरा नाम जियांग
जियांग, और इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब विंग का नाम वो बोल नहीं पा रहा था तो वांगजी उसे कुछ पूछता भी नहीं, बस उसे जियांग नाम याद रह जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है आप क्या करते हैं। विंग अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। वो कहता है मुझे कविता पढ़ने का शौक है। तो वांगजी कहता है अच्छा सच में क्या। कहता मुझे बहुत अच्छा लगता है कविता पढ़ना और कविता सुनाना भी। वांगजी कहता है मुझे भी सुनने का बहुत शौक है। तो अब जब तक हैं यहाँ पे, जब तक आपके कपड़े सूख नहीं जाते तो क्या आप मुझे कोई कविता पढ़ के सुनाएंगे। विंग तो पहले कुछ सेकंड के लिए वांगजी को हाँ करके देख रहा होता है, देन उसके बाद वो कहता है जी मैं सुनाता हूँ। उसके बाद विंग कुछ सोच कर बस एक लाइन बोलता है कि हाँ सच में मुझे सुनाना पड़ेगा, इतना सुनना हुआ ही था। वांगजी मुस्कुराते हुए से कहता है क्यों आप नहीं चाहते। विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है ठीक है। सुकून है वो मेरा जो मुझे उलझन में डाले रखता है। सुकून है वो मेरा जो मुझे उलझन में डाले रखता है। लोग दीवाने हैं बनावट के, लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहाँ जाए सादगी लेकर। सुकून है वो मेरा जो मुझे उलझन में डाले रखता है। तुम मिनट वाली सुई बनना और मैं घंटे वाली। जब वक्त ठीक होगा तो हम जरूर आएंगे अपनी सादगी और ताजगी लेकर। इतना बोल करके विंग चुप हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर वांग जी कहता है वाकई में आपके दिल में कोई गहरा राज छुपा है। ये सुनकर विंग की आंखों से आंसू टपकने ही वाले होते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को होल्ड कर लेता है और कहता है ऐसा नहीं है। वैसे हमें अब जाना होगा, नहीं तो लोग हमें ढूंढने आ जाएंगे। तभी वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं और कहते हैं राजकुमार आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी वो समझ गया था कि ये जियांग सेक्ट से आए हुए हैं, और वो विंग को देखते हुए कहता है जियांग, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग जब वहाँ आता है तो जियांग चेंग उसे एक थप्पड़ खींच कर लगातार कहता है कहाँ गए थे अपना मुंह काला करने के लिए। हाँ हम पूरे बाजार में तुम्हें ढूंढ रहे हो और तुम बाहर निकले नहीं घर से कि अपना रंग दंग दिखाना शुरू कर दिए। विंग तो ऑलरेडी दिल टूटा आशिक बना हुआ था, मतलब कि उसे बहुत दर्द होता था ये सब जब ये ऐसे टॉर्चर करते थे। तो एक थप्पड़ खाने के बाद विंग बस कुछ नहीं बोलता है और उसकी आंखों से बस आंसू लुढ़क जाते हैं और कहते हैं कोई तो होगा मेरी किस्मत में जो मेरा भी नैया पार लगाएगा। और इतना सोच करके बस वो अपने आप को समेटते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं उधर घूमने चला गया था। उसके बाद सभी लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं गोसू की तरफ। विंग जो कि जब से आया था तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसे चक्कर जैसा फील हो रहा था। ऊंचा रास्ता था, पहाड़ी की ढलान थी और चढ़ाई बहुत ज़्यादा था। वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते, धीरे धीरे करके सारे डिसाइपल्स ऊपर की तरफ चल रहा होता है। तभी जो विंग था ना वो पीछे पीछे था उन लोगों के, क्योंकि वो थक गया था, ऊपर से वो चल रहा था बिना कुछ खाए पिए। अचानक से उसे जैसे चक्कर जैसा आ रहा होता है कि तभी एक हैंड उसे पकड़ लेता है, और ये कोई और नहीं बल्कि लैन सिचैन होते हैं। जैसे ही लैन सिचैन विंग को देखते हैं, अभी भी विंग ने मास्क वेयर करा हुआ था, वो समझ गए थे कि ये एक ओमेगा है। उसे बाहों में होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले आते हैं और कहते हैं कि ये बेहोश हो गए हैं, हम इसे लेकर चलते हैं। उसे एक जहाँ पे मेहमानों को रखा जाता है वो वाले सेना कक्ष में ला करके विंग को लिटा दिया जाता है। उसके बाद वो हीलर को बुलाते हैं और विंग का चेकअप कराया जाता है। तो हीलर आके बोल देता है कि इस ओमेगा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जिस वजह से इसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है। जब इतना सुनना हुआ ही था तब जा करके जियांग फिमियांग को याद आता है कि सब तो ढूंढने लगे थे, उसके बाद सब रास्ते के लिए चल पड़े थे क्योंकि सामना हो जाए, इस चक्कर में विंग ने कुछ खाया ही नहीं। फिर वो दो डिसाइपल्स को बोलते हैं कि विंग के लिए खाने का बंदोबस्त करे। उसके बाद जियांग फिमियांग खुद वहाँ पे थे। लैन सिचन ने ये देखा था कि वो किस तरह से इस ओमेगा का वो ध्यान रखते हैं, इसीलिए सबको ग्रीट करते हुए लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। अब उस दिन तो विंग उठता है, खाना वाना खाता है, और जो विंग जो जियांगजिंग था ना उसका जो काम होता था वो कर देता है। उसके बाद वापस से वो लोग बाकी डिसाइपल्स के साथ जाके सो जाता है। तो ऐसे करते हुए लगभग उस दिन का पूरा शेड्यूल वैसा ही था, इतना पर वो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन से सभी को प्रतियोगिता में भाग लेना था और सबको अपने अपनी तरफ से कुछ प्रेजेंट भेंट करना था। तो ऐसा करना था, सभी लोग अपने अपने सेक्ट से कुछ गिफ्ट्स लेकर के लैन
जो चेंगो जुन थे और उनकी पत्नी जो लैन ई थी, उनको रिप्रेजेंट करना था अपने अपने सेक्ट को। तो जांग फिनयांग, जांग यू, जांग छिंग और विंग, ये चारों और उसके पीछे 2-4 और डिसेपल्स, वो सब आते हैं और वो सब अभी इम्पेरियल हॉल में बैठे हुए थे। सब आके अपने अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे, आगे पीछे करके, एक एक करके हर कोई उनके सामने में अपने अपने सेक्ट का कुछ भी खास सामान होता था वो सब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते थे। अब बारी थी यूनमेंग क्लान का। तो लैन के सामने उसे अपने खुद को रिप्रेजेंट करना था, तो वो विंग को छोड़ करके जियांग चेंग को लेकर के जियांग सेंग, जियांग यू और जियांग फिम्यांग, वो तीनों आते हैं, ग्रीट करते हैं। देन लोटस का बना हुआ पात्र था जो कि बहुत ही साइन करता था, वो क्रिस्टल्स जड़ा हुआ था, वो लैन को, मिस्टर लैन और मिसेस लैन को वीट करते हैं। वो ले करके अंदर अपने ओमेगा बेटे जियांग चेंग को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन की निगाहें जो कि जियांग चेंग पे जाके ठहरी हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ लैन वांगजी, उसकी निगाहें विंग के ऊपर जाके टिकी हुई थी। न जाने क्यों उसे एक अलग सा अट्रैक्शन फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो चेंगो जुन थे, वो और लैन ई थी, वो कहती हैं ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को बोलिए प्रतियोगिता में हिस्सा ले, जो जीतेगा वही सिलेक्ट करी जाएंगी और उन्हीं से हमारे बेटे का शादी होगा। और हम अभी अपने फर्स्ट बेटे के लिए कोई ओमेगा नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने सेकेंड बेटे के लिए ओमेगा ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे लैन वांगजी के लिए ओमेगा ढूंढा जा रहा था। तो सारे लोग मान जाते हैं कि हाँ भाई, दोनों भाई गुसू के जो जेड प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, होनहार है और वो कल्टीवेशन के क्षेत्र में भी उम्दा हैं और उनसे बेहतरीन अभी तक कोई हुआ भी नहीं है। इसीलिए वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि चलो, एक तो प्रिंस है, ऊपर से कल्टीवेशन भी आती है इन लोगों को, और ऊपर से इतने खूबसूरत भी हैं, तो कौन भला मना करना चाहेगा। आज का दिन सबका इंट्रो में ही निकल जाता है और सभी लोग इंट्रो दे करके वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जो जांगजेंग था, वो अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी करता है ताकि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके, और वो रेडी होकर के 2 डिसाइपल्स को लेकर के प्रतियोगिता वाले जगह पे चला जाता है। विंग को तो लेना नहीं था, क्योंकि अगर विंग लेता तो विंग ही जीतता, और ये बात जियांगचेंग को अच्छे से पता थी और जियांग यू को भी बहुत अच्छे से पता थी। विंग चुपचाप से वहां से निकल करके और पीछे झरने वाले जगह पे चला जाता है और वहां पे बैठ करके, और उसके हाथ में एक छोटा सा बांसुरी टाइप का नहीं बोल सकते हम, वो हाथ में छोटा सा ही था जिसको वो पत्ते से लेकर के जैसे बांसुरी की धुन बजाते हैं ना, वैसे वो छोटा सा था, मुझे उसका नाम नहीं पता उस यंत्र का। तो वो यंत्र लेकर के वो बजाना शुरू कर देता है आंखों को बंद करते हुए। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन, जो कि वो अपने कल्टीवेशन के लिए अंदर गुफा में जा रहे होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो जब ये धुन सुनता है तो न चाहते हुए भी विंग की तरफ खींचे चले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, न जाने क्यों उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और वो भी न चाहते हुए भी उस दिशा में चल पड़ता है, जबकि उसे प्रतियोगिता वाले हॉल में जाना था, क्योंकि लैन सिचेन वहां से वो जा चुके थे तो सारे चीज़ों को अरेंज उन्हें ही करना था। लेकिन वांगजी धीरे धीरे बढ़ते कदमों से उस धुन की ओर जाने लगता है, क्योंकि ये धुन बहुत ही मीठी, मनोरम और खूबसूरत थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली। विंग अपनी आंखें बंद करके उस धुन को बजाया जा रहा होता है। लैन सिचेन जो कि उसके पीछे आके खड़े हो चुके थे और वांगजी अभी बस आ ही रहा होता है, तभी विंग को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो है। वो फटक से खड़ा हो जाता है और जैसे खड़ा होता है वो हड़बड़ाकर गिरने वाला होता है, तभी लैन सिचन उसके हाथों को पकड़ लिए हुए थे और विंग ना आधा पीछे की तरफ झुका हुआ था, एंड देन वो गिरने वाले पोजीशन में था। तभी वांगजी वहां पे आ जाता है एंड इन दोनों को ऐसे खड़ा होकर देख लेता है। न जाने क्यों पहली बार था जब वांगजी को बहुत तेज ईर्ष्या और साथ में गुस्सा दोनों एक साथ आ रही थी। लैन सिचन उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहता है, आप बहुत अच्छा बजा लेती हैं ये। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाना होगा। और इतना बोल करके वो लैन सिचन को ग्रीट करते हुए जैसे ही अपने कदमों को आगे की तरफ लेता है, वो लानजान को देखता है जो कि घूर करके लैन सिचन को और विंग दोनों को देख रहा होता है। विंग बस एक नजर उसे देखता है और वहां से वो वापस जाने को होता है। तभी लैनजन कहता है, ठहरिए। विंग कहता है, जी। तो लैनजन उसके पास आते हुए कहता है, क्या आप प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं? विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं लूंगा। इतना सुनना हुआ ही था तो सिचन कहते हैं, क्यों? कहता है, ऐसे ही, मुझे नहीं लेना। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होता है, लैनजन कहता है, ठहरो। उसके बाद कहता है, हमारे साथ चलो। विंग कहता है, पर हमें नहीं लेना, हमें जाना है यहाँ से।
लैंजन कहता है हमने कहा ना हमारे साथ चलिए, और इतना बोल करके और वो विंग को लेकर के प्रतियोगिता वाले स्थल पे आ जाता है, जहाँ पर जियांगचिंग जब विंग को देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और उसके पास आते हुए फिर उसे फटकार लगाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें घर पे रहना है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? विंग अपना सर नीचे झुका चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। जब वांगजी उसे ऐसे बात करते हुए देखता है तो कहता है आप ये क्या बोल रहे हैं? इन्हें क्यों नहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए? तो जियांगचिंग बात पलटते हुए कहता है ये मेरा डिसाइपल है और ये मतलब ये मेरा नौकर है, तो मैं ले रहा हूँ तो ये कैसे ले सकता है? इतना सुनना हुआ ही था कि वांगजी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कहता है जब इनके अंदर प्रतिभा है तो इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने दीजिए ना, चाहे वो नौकर हो या कोई भी हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हर ओमेगा यहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है, और इसे तो बजाने भी बहुत अच्छे से आता है। बांसुरी बजा के वो आ रहा होता ना। इतना सुनना हुआ ही था तो जियांगजेन उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता तुमने क्या किया है? हाँ, तुम यहाँ आते ही दूसरे मर्दों को सेड्यूस करना चालू कर चुके हो क्या? विंग कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे मत बोलो ठीक है ना, और मैं हिस्सा भी नहीं लेना चाहता। लैंसीचन कहते हैं मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि आप हिस्सा ले। उसके बाद सभी लोगों को नामकरण दे दिया जाता है। देन सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। कोई तीर चलाने में माहिर थी तो कोई जिसको जो आ रहा था, जिसको कोई कपड़े बनाने आ रहे थे तो किसी को कुछ आ रहा था, किसी को कुछ आ रहा था। जियांगचिंग को तो कुछ आ ही नहीं रहा था, उसे कुछ भी नहीं आता है। और वो जब करने गया था तो ताबू खेल के वो बताता है, जो कि थोड़ा बहुत उसे विंग ने बेसिक्स जो होते हैं ना वो खेलना सिखाया हुआ था। तो वो बस वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए ताबू खेलना स्टार्ट करता, वो भी अपनी ही डिसाइपल के साथ में। अब तो उसकी डिसाइपल थी, और अगर वो जीत जाती तो जियांगचिंग तो उसका मार मार के भरता बना देता, इसलिए वो जानबूझ करके हारती जा रही थी और वहां पे जियांगचिंग की भी जीत हो जाती है। अब बारी थी विंग की। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लैंसीचन उसके पास आते हुए कहते हैं क्या आप कुछ नहीं करने वाले हैं? विंग कहता है मैं क्या करूं, मैं किसी भी प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं था। तभी वो कहता है आपको क्या क्या आता है? नृत्य, संगीत, ताबू खेलना या कुछ और? विंग उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वहां पे एक लड़की थी जो कि बगल के ही सेक्टर से थी, उसे पता था। वो कहती है नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमने तो सुना था कि जो जांग सेक्ट के लोग होते हैं वो डांस करने में, ताबू खेलने में और गायन में बहुत अच्छे होते हैं, पर ऐसा लगता नहीं है। अब जब उसका राजकुमार जीत गया है तो इस दासी की क्या ही औकात है? अगर ऐसी बात है तो इसे कहिए कि इस ड्रमिक साउंड पे डांस करके दिखा। विंग शौक था और कहता है क्या नृत्य करना है? तो वो कहता अगर नृत्य कर लोगे तो मैं प्रतियोगिता से पीछे हट जाऊंगी और मैं अपना स्थान तुम्हें दे दूंगी। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। वो कहती है घबराओ नहीं, वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा तो बहुत है लेकिन तुम उसे बाहर लाते नहीं हो। और इतना बोल करके और वो लड़की पीछे हो जाती है। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे एक बहुत बड़ा ड्रम लाया जाता है, जिसके थाप पड़ते ही विंग के कान खड़े हो गए थे। एंड देन वो डर गया था। फंग जी उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ, क्या आप नहीं करने वाले हैं? हाँ, आप घबरा क्यों रहे हैं? पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, ठीक है ना? इतना बोल करके वांग जी उसके करीब बढ़ता है तो विंग 2 कदम पीछे हो जाता है। वांग जी अपना हाथ पीछे करके खड़ा हो जाता है और कहता है देखिए, हमारी बात सुनिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सांस को डीप इनहेल और एक्सहेल कीजिए और अपने आप को बस उस लय में झोंक दीजिए। हमें पता है आप कर लेंगे, है ना? और इतना बोल करके जो वांगजी था वो विंग के दोनों शोल्डर को टच करना चाहता था, लेकिन विंग फिर से पीछे हो जाता है और कहता है ये आप हमें ऐसे टच नहीं कर सकते। न जाने क्यों वांगजी उससे ऑब्सेस्ड होता जा रहा था, लेकिन अपनी भावनाओं के ऊपर वो काबू रखते हुए वो पीछे हो जाता है और कहता है हमें यकीन है आप कर लेंगे। उसके बाद वांगजी अपना कुछ फेरोमोन्स को रिलीज करता है ताकि विंग शांत हो जाए। पहली बार था जब वांगजी ना चाहते हुए भी इस तरह के एक्ट कर रहा था। उसके फेरोमोन से आसपास की जितनी भी ओमेगास थी वो भी इफेक्ट हो रही थी, लेकिन विंग उसकी आंखें ब्राइट साइन करने लगी थी और वो वांगजी को जैसे ही देखने वाला होता है वांगजी वहां से साइड हो जाता है। उसके बाद जैसे ही विंग ड्रम की थाप सुनता है उसके पैर हवा में तैरना स्टार्ट कर देते हैं। उसके फेस के ऊपर तो पूरा मास्क चढ़ा हुआ था, उसके बाल, उसके कपड़े और वो खुद हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कि परियां नाच रही हो। विंग हर एक ड्रम के थाप के साथ एक अलग मूव, अलग जोन में जा रहा था और वो स्तब्ध करने वाला डांस, बॉडी में रोमांच पैदा करने वाला डांस कर रहा होता है।
लगभग पूरे 20 मिनट की परफॉर्मेंस देने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो हाँफते हुए जैसे ही अपना लास्ट परफॉर्मेंस ख़त्म करता है, वो जैसे गिरने को होता है, लैन सिचेन और लैन वांगजी दोनों भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। लैन सिचेन और लैन वांगजी दोनों उसको पकड़े हुए थे और विंग दोनों को देख रहा होता है। देन फटाक से वो खड़ा हो जाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। वो लड़की आती है और कहती है, तुम थक गई हो, यहाँ आओ, और अपनी जगह पे उसे बिठा देती है और उसे ताली बजा करके इशारा करती है पानी लाने के लिए। उसके बाद प्रतियोगिता में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया हुआ था सभी को क्रमांक दिया जाता है और पहले पायदान पे पहुंचा था विंग। वहां पे उससे उसका नाम पूछा जाता है तो विंग जियांग चेंग की तरफ देख रहा होता है। जियांग चेंग गुस्से के मारे दांत पीस रहा होता है और विंग अपना नाम बोल ही नहीं रहा होता है। तभी लैन सिचन कहते हैं कि आप अपना नाम बताइए प्लीज। तभी जियांग फिमियांग भी वहां पे बैठे हुए थे, वो कह देता है कि इसका नाम जियांग विंग है। इतना सुनना हुआ ही था कि लैन सिचन और वांग जी दोनों एक साथ नाम लेते हैं विंग। जियांग चेंग को जो जलन हुई थी विंग से, जो गुस्सा आया था उसे, जिसका वो वर्णन नहीं कर सकता था। उसके बाद वो सब वहां से वो सभी चीजें हो जाती है और आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया था। घर आते ही जियांग चेंग सबसे पहले तो विंग को एक थप्पड़ लगाता है, देन दो डिसाइपल को बोलता है कि इसको पकड़ो। विंग को दोनों हाथों को पकड़ के रखा हुआ था। उसके बाद एक सलिया लेकर के जियांग चेंग उसके हाथ पे, जहाँ पे उसकी माँ ने उसको जलाया था ना, वहां पर उस सलिया से लगा करके उसको दाग देता है। विंग बहुत जोर से चीखता है और उसके बाद कहता है, आज के बाद अगर तुम नहीं रुके ना तो यकीन मानो यही सलिया हम तुम्हारे चेहरे पे भी लगा देंगे विंग। और इतना बोल करके वो गुस्से के मारे पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा हैरान था इसके इस एक्ट को देख करके कि क्या सच में जियांग चेंग उससे इतना कोड हार्ड वाला नफरत करता है कि उसको जान से मारने के पीछे भी वो नहीं चूकेगा। वो बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं हम कि गुस्से में था और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी वांग जी ने विंग वो अपने हाथ को लेते हुए उस हिलर पॉन्ड के पास आ जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ के पानी में हीलिंग पद्धति और आयुर्वेद हर्ब्स वगैरह ज़्यादा होता है ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। और विंग अपने उस हाथ को ले करके ऐसे ना फूंक करते हुए उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है। वांग जी जो कि पहरा देने के लिए निकला हुआ था और लैन सिचन वो अपने कल्टीवेशन के लिए गुफा में चले गए हुए थे। जब वांग जी देखता है कि एक ओमेगा वहां पे बैठ के रो रहा है सुजक सुजक करके और पानी के साथ कुछ कर रहा है, उसके पीछे आकर वो खड़ा हो जाता है तो देखता है कि उसके हाथ जल चुके थे। न चाहते हुए भी वांग जी विंग को पकड़ के खड़ा करता है। विंग तो एक ही झटके में खड़ा हो गया था, क्योंकि विंग एक बोल सकते हैं कि फ्रिजाइल सा बॉडी था, ओमेगा था ना, इसी वजह से। तो विंग डर जाता और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वांग जी कहता है, आप हमेशा अपने चेहरे पे ये मास्क पहन के क्यों रहते हैं? क्या आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है किसी को? मैंने देखा कि पूरे प्रतियोगिता के दौरान भी आपने मास्क पहना हुआ था और जियांग चेंग ने भी पहना हुआ था। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी अपने कुनियान बैग में से एक पाउच निकालता है, उसके अंदर पाउडर था दवाई का, वो उसके ऊपर छिड़क करके और अपना कपड़ा उसके हाथ पे बांध देता है और कहता है, इस घाव को खुले में मत छोड़िएगा वरना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। विंग बस हाथ छुड़ाते हुए कहता है, जी शुक्रिया, और इतना बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी न चाहते हुए भी उसकी बॉडी से जो फेरोमोन से स्मेल आ रहे थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा था। उसके बाद वांग जी अपनी पहरा देने के लिए वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग वो पूरा मौका ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके वो सेकंड प्रिंस को अपने वश में करे, इसीलिए वो अच्छे से तैयार होकर के और वो मास्क लगा करके और उससे मिलने के लिए वो आता है। उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि राजकुमार, मुझे आपसे बात करनी है, क्या हम चाय पे चले? अब वो खुद छोटा ही सही पर राजकुमार वो भी था, इसीलिए वांग जी उसे इनवाइट करता है चाय पे और वो दोनों आके बैठ जाते हैं। कुछ डिसाइपल्स उनके सामने चाय रख करके चले जाते हैं। जियांग चेंग फुल इम्प्रेस करते हुए वांग जी से कहता है कि मैं आपके लिए चाय सर्व कर देता हूँ, और इतना बोलकर वो चाय सर्व करते हुए वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी को जियांग चेंग से कोई भी अट्रैक्शन या कुछ भी लगाव फील नहीं हो रहा था। उसके हाथ को अच्छे से ऊपर से पकड़ के वो कप लेता है, देन शुक्रिया करता है। जियांग चेंग कहता है, आज का परफॉर्मेंस मेरा कैसा था? आपको पसंद आया? आपको पता है मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत पसंद है। मैं यूनमिंग में ना हमेशा लेता था और मैं ही जीतता था। आप चाहे तो मेरे किसी भी डिसाइपल से पूछ सकते हैं। तो वांग जी कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप आपके साथ
कहता वो मेरा नौकर है, मैंने बोला है ना। तो वांग जी कहता है आप दोनों के कपड़े सेम क्यों लगते हैं? वो कहता है "हाँ, मैंने बोला ना कि वो मेरा नौकर है।" और बार बार जो वांग जी था वो विंग के बारे में ही उससे पूछ रहा होता है। वांग जी कहता है ओह हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं। तो आपने अच्छा किया आज। जो यांगचिंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है अच्छा। और इतना बोलकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, तो जो कि वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो उसके हाथ को झटकार देता है, देन कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? कहता है देखिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, प्रतियोगिता में कोई भी जीते या हारे, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी कहता है अभी तक प्रतियोगिता खत्म हुई नहीं है, इसलिए मेरे लिए ओमेगा अभी चुना नहीं गया है, और जो भी होगा वो जो चुना जाएगा वही मेरे लिए होगा। जांग सिंह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, कहता है कि क्या सच में आप उसे ही चुनने वाले हैं? इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं किसे चुनने वाला और किसे नहीं, बट जो होगा वो मेरा होगा। और इतना बोल करके वो उठ के वहां से चला जाता है। जांग चिंग को फिर से बेइज्जती फील हो रही थी और वो घर आकर के विंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन विंग तो अपने डिसाइपल्स के साथ में जाकर के वो सोया हुआ था। वांग जांग चिंग को रहा नहीं जा रहा था, उसे बस अपना गुस्सा निकालना था। वो एक बाल्टी ठंडा पानी लेता है और विंग के ऊपर जाकर उजेल देता है। विंग छटपटाते हुए उठ जाता है और उसके साथ जो डिसाइपल्स सो रहे थे वो भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? और वो विंग को पकड़ते हैं। विंग थर 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 कांपने लगता है और उसके हाथ पे जो बैंडेज लगा हुआ था कपड़ा, वो जब देखता है तो वो कहता है अच्छा तो तुम ये कर रहे हो, ठीक है। और उसके हाथ से वो कपड़ा ले लेता है एंड देन वो वहां से लेकर के उस कपड़े को स्मेल करता हुआ कहता है आज से और अभी से वो अल्फा मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और इतना बोल करके जियांग जिंग अपना हाथ जला लेता है। उस कपड़े को वो सुखा करके अपने हाथ के ऊपर बांध लेता है एंड देन विंग वाला कपड़ा ले करके और वो खुद पहन लेता है। और विंग का जो कपड़ा था तो बॉडी की स्मेल थोड़ी बहुत रहती है ना, और वो उतनी रात को जियांग जिंग से जो था वो विंग जियांगजिंग जो था वो विंग का ड्रेस वेयर करा हुआ था। तो वो वांगजी से मिलने के लिए आता है, उसका डोर नॉक करता है। वांगजी पहले तो डर गया था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने विंग खड़ा था, आई मीन कि जियांगजिंग विंग के रूप में आया था। तो उसे देख करके वांगजी को अट्रैक्शन फील हो रहा था, क्योंकि पहले भी हो रहा था उसको, और अभी जियांगजिंग उसका पूरा हुलिया लेकर के आया हुआ था और उसका हाथ भी जैसे जला हुआ था। तो उसे देखते हुए कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियांगजिंग को कलेजे को ठंडक भी पड़ रही थी और उसे जालसी भी हो रही थी। तो वो कहता है वो वो मेरे घाव। तो इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो वांगजी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है क्या ये ठीक नहीं हुआ? और इतना बोलकर उसे ना वहां पे बिठा देता है, क्योंकि वो अल्फा था तो अंदर उसे लेके जा नहीं सकता था। तब बरामदे में उसे बिठा देता है, देन अंदर भाग के जाता है, दवाई लेकर आता है, उसके हाथों को खोल करके उसके ऊपर पाउडर छिड़क करके और उस कपड़ा को अच्छे से बांधते हुए कहता है क्या आपने इसके ऊपर पानी डाला है? तो जियांगचिंग ने बस मुंडी हिलाकर कहता है वो बोलता नहीं है। भांगजी को बहुत चिंता हो रही थी विंग की, इसलिए वो कहता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो जियांगचिंग जो था वो कहता है वो क्या है ना कि काम करने पड़ते हैं ना, तो वो कहता है क्या आपके राजकुमार आपसे इतना ज्यादा काम करवाते हैं? विंग ना हाँ में सर हिला देता है। तो जियांगचिंग कहता है वांगजी जियांगचिंग से कहता है कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। और इतना बोल करके वो अंदर जाता है, उसके लिए गर्म पानी में हर्ब डाल करके लेके आता है और वो जियांगचिंग को देता है। जियांगचिंग अपना मास्क उठाकर वो पी लेता है और शुक्रिया अदा करता है। वांगजी कहता है चलिए आइए हम आपको छोड़ देते हैं। और उसके बाद वांगजी के साथ जियांगचिंग वॉक करता हुआ वहां तक आता है जहाँ पे विंग सोया रहा था और उसको वहां पे छोड़ते हुए कहता है आप जाइए अंदर। तो जियांगचिंग हाँ में सर हिला करके वहां से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों पर वांगजी को अजीब लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा देर रुका हुआ था। जियांगचिंग अंदर चला जाता है और वो वांगजी के जाने का वेट करता है, लेकिन वांगजी स्टिल वहीं पे खड़ा था और अंदर की तरफ देख रहा होता है। फिर वो वहां से वो चला जाता है और उसके जाने के बाद जियांगचिंग फटाक से वहां से निकल करके और अपने कक्ष की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद वांगजी जो कि आधा दूर ही गया हुआ था वो वापस से रिटर्न आकर के विंग को देखना चाहता था, इसलिए वो उसके कक्ष के बाहर वो खड़ा होकर के अंदर की तरफ देखता है जहाँ पे विंग तीन चार डिसाइपल्स के साथ में बीच में मतलब सारे ओमेगाज ही थे, तो वो सो रहा था। वांगजी उसको अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो विंडोज के पास खड़ा होकर के विंग को वो अच्छे से घूर कर देख लेता है और उसके बाद वो कहता है हाँ, जब आप हमारे हो जाएंगे तब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। और वो अपने मन में ही ये सभी चीजें कह रहा होता है और इसके बाद वो वहां से रिटर्न आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियांगचिंग था
उसने देखा था कि कैसे वांगजी विंग को कितना मतलब प्यार से ट्रीट करता है, उसके लिए दवाई भी लिया, ये सभी चीज़ें लिया। तो उसे विंग के प्रति ना और भी जलन और भी नफ़रत और भी गुस्सा आ गया था और वो सोच लिया हुआ था कि वो जो भी हो जाए, वांगजी और विंग को वो अलग करके रहेगा। चाहे उसके लिए उसे साम, दाम, दंड, भेद भले ही अपनाना पड़े, वो अपनाएगा और वो उसे अलग करके रहेगा। अब जो हांगोल जून था वो तो वहाँ से चला हुआ था, लेकिन जो जियांगचेंग था उसके दिल में विंग को लेकर के बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ी हुई थी और वो ना चाहते हुए भी वो विंग को बस परेशान करना चाहता था। उस रात तो वो ऑलरेडी विंग को पानी से गीला कर चुका था, इसलिए वो दोबारा उसके साथ जाती नहीं करता है। अगले दिन वापस से एक प्रतियोगिता होने वाला था। सुबह उठते ही विंग, जो कि नींद में ही अंगड़ाई लेकर के उठ के बैठा हुआ था, उठते ही उसे दो डिसाइपल्स खींच कर लाते जियांगचेंग के कदमों में पटक देते हैं। उसके बाद जियांगचेंग उसे खड़ा करता है एंड देन कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। विंग कहता है, क्या काम? मैं तो सारे तुम्हारे काम कर देता हूँ ना, फिर अब मुझे तुम क्यों परेशान कर रहे हो? जियांगचेंग कहता है, वो लड़की देख रहे हो, वो छोटी बच्ची, वो तुम्हें बहुत प्यारी है ना? तो अगर तुम मेरे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा कविता लिख दो जो तुम हमेशा उसे सुनाते हो, तो शायद शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी क्या जरूरत? जियांगचेंग कहता है, बस जरूरत है, क्योंकि आज प्रतियोगिता में मुझे बस वो खुद से अपने मुंह से गा के बताना है, दैट्स इट। और इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जियांगचेंग अपने एक डिसिपल्स को कहता है, और इतना बोलकर उस छोटी सी बच्ची के सर पे एप्पल रख दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी काम करने के लिए जो आए थे ओमेगा, उसमें से एक का ये बेटी थी, तो विंग इसके साथ खेलता था, इसको अच्छा लगता था। उसके सर पे वो एप्पल रख देता है और जियांगचेंग अपने हाथ में तीर लेकर के निशाना लगाने लगता है। जब वो लगा रहा होता है तो विंग को पता है ऑलरेडी कि जियांगचेंग को तीर साधना नहीं आता है। वो देख रहा था, कहता है, ऐसा मत करो जियांगचेंग, तुम उस बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बच्ची है छोटी से, रुक जाओ जियांगचेंग। पर जियांगचेंग कहता है, अगर तुमने मेरे लिए नहीं लिखा तो मैं ये तीर चला दूंगा। विंग, जो कि देख रहा होता है, एक तरफ बच्ची, एक तरफ जियांगचेंग, एक तरफ बच्ची, एक तरफ जियांगचेंग, बट फॉर्चुनेटली विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पर जियांगचेंग दरिंदगी की भी हद होती है, उसने तीर चला दिया और वो तीर सीधे बच्ची के बाह में जाके लग जाती है। बच्ची दर्द से करा उठती है और जियांगचेंग हंसते हुए कहता, हा हा हा, अगर नहीं लिखा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और इतना बोल करके उसके सामने में पेपर और स्याही लाके पटक देता है। ना चाहते हुए विंग रोते रोते वो कविता और कविता के बीच में वो लाइंस जो उसने वांगजी को सुनाया हुआ था वो ऐड कर देता है। जियांगचेंग कहता है, ठीक है, जाओ अपना काम करो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। विंग रोते हुए उस बच्ची को उठा करके किचन एरिया में आता है जहाँ पे वो सो रहा था और उस बच्ची के हाथों को बैंडेज करने लगता है। तो उसके बाबा, जो कि किचन में काम कर रहे थे, वो भागते हुए आकर के थे, इसे क्या हुआ? विंग कहता है, हमें माफ कर दीजिए काका, ये मेरी वजह से हो गया। यहाँ के राजकुमार ने इस बच्ची को बहुत बहुत मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करता था, मुझे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ माफ कर दीजिए प्लीज। मैं इस बच्ची को इलाज कर देता हूँ। और इतना बोलकर जो वांगजी ने उसे दवाई दिया हुआ था ना, वो सारा दवाई उस बच्ची के घाव पर डाल करके मींग उसका मरहम पट्टी कर देता है। मरहम पट्टी कर देने के बाद वो रोते हुए खाना बनाने लगता है, अपने किस्मत को कोसते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, मैं बस पूरी एक्सेंट में एक नौकर बन के रह जाऊंगा। मेरा मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और इतना बोल करके विंग वहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट करता है। खाना बनाने के बाद, सबका खाना लगा देने के बाद, विंग को जियांग फिमियांग के लिए रुकना पड़ता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था, कि मैडम यूँ नहीं चाहती थी कि जियांग फिमियांग को पता चले कि वो बैडली ट्रीट करते हैं। इसलिए जियांगचेंग आता है, जियांग फिमियांग और जियांग का बैठते हैं और विंग भी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। विंग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी थी, जिसे देखकर जियांग फिमियांग कहते हैं, क्या हुआ है? कहता, कुछ नहीं बाबा, मुझे थोड़ा सा बुखार है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, सोऊंगा तो। जियांग फिमियांग उसके माथे को छूते हुए कहते, विंग तुम्हें सच में बहुत बुखार है? विंग कहता, जी बाबा। उसके बाद वो सभी लोग प्रतियोगिता के लिए चले आते हैं और इस बार विंग ने नॉर्मल डिसिपल्स के कपड़े पहने थे, जो कि वॉलवेट कलर के या पर्पल कलर के पहने जाते थे। तो उसी कलर के उसने ड्रेस वेयर किया था और ओमेगा वहाँ पे जितनी भी थी, उसने सबने अपना स्कॉप से मुंह बंद कर रखा था, मतलब वो मास्क नहीं आते लंबे से कपड़े वाले, उससे उसने फेस कवर कर रखा हुआ था, जिस वजह से वो
सब वो डिसाइपल्स के साथ जाके खड़ा हो जाता है और जो जांगचिंग था वो प्रतियोगिता वाली जगह पे चला जाता है। उसके हाथ में विंग का लिखा हुआ वो कविता था। एक एक करके सब लोग वहाँ पे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। वापस से जो उन लोगों ने पोएट्री लिख के लाई थी वो सभी चीज़ें को वहाँ पे रख करके वो लोग सुनाना स्टार्ट करते हैं। एंड देन उन लोगों को जो जो आता था जैसे पेंटिंग वगैरह बनाना, लिखना, प्ले करना, फ्लूट्स प्ले करना, वो भी करते हैं। लेकिन जांगचेंग वो उसे बस एक ताबू के अलावा कुछ भी नहीं आता था। तो जियांगचिंग सब कुछ हो जाने के बाद बड़ी आराम से सेडक्टिव वे में चलते हुए वो आता है बीच में, सबको अच्छे से ग्रीट करता है, एक दो स्टेप्स करता है जो कि उसने विंग को डांस करते हुए देखा था, उसको फॉलो करते हुए वो। और इसके लिए जियांगचिंग ने बीती रात इस कविता के ऊपर और इस डांस के ऊपर थोड़ा सा मेहनत किया हुआ था, तो वो अच्छे से कर लेता है क्योंकि जियांगचिंग कॉपी पेस्ट मारने में बहुत अच्छा था। उसके बाद वो कविता पढ़ना स्टार्ट करता है। थोड़ा थोड़ा लयबद्ध बीच में वो टूट रहा था लेकिन वो करता है और उसका अच्छा जाता है। इस तरीके से नतीजा निकलता है जब सब हो जाता है उसके बाद कि जियांगचेंग के साथ दो और जो अलग अलग सेक्ट से थी वो 3 लोग सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद सभी को वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है दूसरे दूसरे हरम में भेजने के लिए। वहाँ से कोई रिटर्न तो नहीं गई थी, कोई जैसे मुख्यमंत्री के बेटे के लिए हो गया, तो कोई हीलर हो गया, तो कोई कुछ हो गया, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, कोई आय दिवाते हो तो कोई खाता लाता, मतलब जिसका जो बेटा सब होता है ना उन लोगों के लिए वो सब सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, देन अब इधर इन 3 में से हांगओनजुन के लिए एक सिलेक्ट करना था। हांगओनजुन आज इस प्रतियोगिता में वो आया, थोड़ी देर से आया और आते ही सबसे पहले वो जियांगचिंग और जहाँ पे प्रतियोगिता में खड़े लोग थे उसको नहीं बल्कि जंग्स के साथ जो डिसिपल्स थे उसमें विंग को देखता है जो कि उसने एक नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे पर्पल कलर का। उसके हाथ एक दूसरे से रगड़ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और अपना फेस नीचे किए हुए था। उसकी हाइट देखकर ही पता चल जाती थी कि वो सबसे डिफरेंट है। हांगओनजुन उसे देखता है, देन आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो वहां जाके बैठ जाता है जहाँ पे बैठने की सीट रखी हुई थी। उसके बाद वो देखता है जियांगचिंग ने अच्छा किया था, ऐसा नहीं था कि उसने नहीं किया था, उसने बेस्ट किया था अपने हिसाब से और बाकियों के हिसाब से भी, इसलिए उसका चुना जाना तय था। लेकिन न जाने क्यों हांगओनजुन बार बार उसको न देख करके उसकी निगाहें किसी तो ढूंढ रही थी। एक पल के लिए उसने उसे देखा और वो चल पड़ा। न जाने क्यों बार बार वो उसी डिसिपल्स को देख रहा था जो जियांग्स के साथ में खड़े थे और वो ढूंढ रहा था विंग को, पर विंग तो वहां था ही नहीं। एक एक जो एहसास होता है ना किसी से हम कनेक्शन फील करते हैं ना, वो कनेक्शन वांगजी को विंग से फील हो रहा था। रात के समय पे हंगनजुन अपने घर के बाहर खड़े थे और विंग पेड़ के पास छुप करके उसे देख रहा होता है। न जाने क्यों उसे उसे देखने की दिली ख्वाहिश, दिली तमन्ना जो थी, वो उसे देखते हुए कहता है, हम आपको बस दूर से देख सकते हैं, आपके पास भी नहीं आ सकते। जब कल चुना जाएगा तो हम सब चले जाएंगे, उसके बाद आप दोनों हमेशा खुश रहिएगा। और इतना बोल करके विंग वहां से जाने को होता है। तभी हंगनजुन को लगता है कि जैसे कि आसपास कोई तो है, कुछ तो है। विंग जो कि बेसुध होकर चलते जा रहा था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जंगल की तरफ वो निकल गया है। जाते जाते जंगल की तरफ एक कांटाली पेड़ थी जिसमें उसके कपड़े फंस जाते हैं। वो जब निकालने की कोशिश करता है तो उसके हाथ उस कांटे वाले पेड़ से लग जाती हैं और उसके मुंह से चीख निकल जाती हैं। हंगोजुन की कान बहुत ज़्यादा तेज थे। वो उस दिशा की तरफ आता है और जहाँ पे वो विंग को देखता है। पहली बार था जब एक पल के लिए अचानक से उड़ के जो हांगोजुन विंग के सामने आया था, तो उसका जो पर्दा था मास्क वाला वो उड़ जाता है और उसके लिप्स के नीचे का मोल वो उसे देख लेता है। और उसे देखते ही हांगोजुन अपना दिल वापस से हार बैठा था। उसके पास आते हुए उस कांटे को निकाल देता है और उसके हाथ में जो कांटा था वो अपने लिप्स से उसके तलहटी में लगे हुए कांटे को निकालना शुरू कर देता है। विंग की हाथें उसके कपड़े के ऊपर कसी हुई थी और वो कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसे शब्द मानो जैसे कि उसके कानों में रस घोल रहे थे, मिश्री घोलने का काम कर रहे थे। वो कहता है, हम आपको आज ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? आपको नहीं लगता कि आपको आना चाहिए था? हमने आपसे कहा था ना कि आप में प्रतिभा है और आप प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, फिर आप अपने प्रतिभा को क्यों छुपा के रख रहे हैं? विंग ब्लड लगे हाथों को खींचता है क्योंकि कांटा निकल गया था और कहता है, हाँ हमें जाना है, माफ कर दीजिए। और इतना बोल करके और वो वहां से वो भागने लगता है। हंगोजुन अपनी तलवार के साथ उसे आगे से रोकते हुए कहता है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कुछ किया है? क्या क्या हमसे कोई गलती हुई है?
क्या हमने कभी आपका दिल दुखाया है? या हमने आपको गलत तरीके से छुआ है? हाँ, हमें आपका नाम तो नहीं पता, पर जियांग चेंग जियांग इतना बोलकर वो रुक जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, राजकुमार, आपको आपको ये सब शोभा नहीं देता है करना। और इतना बोलकर विंग वहाँ से भाग जाता है। हांग जून उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी बातों को वो मतलब नहीं समझता है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी उसके पीछे आता है तो देखता है कि जो विंग है वो उसी डिसपल्स के पास जा रहा है जहाँ वो कल रात को सोया हुआ था। वो उसके अंदर जाने का वेट करता है। उसके हाथ कटे हुए थे और वो अंदर चला जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उधर से जो राजकुमार है वो उसकी तरफ आ रहा है, तो वो पीछे जाके छुप जाता है क्योंकि वो अभी जा नहीं सकता था। जियांग जियांग अंदर आते ही विंग को कहता है ढूंढ के लाने के लिए। विंग जो कि अभी जस्ट बाहर से आया था, वो आते ही उसके सामने ग्रीट करता है। जियांग जियांग बहुत सारा कपड़ा लेके आया हुआ था, वो उसका फेंक देता है और कहता है, ये सब धो लो, समझे ना? और अगर हाँ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके वो उसे वहाँ से वो चला जाता है। विंग उसके जाने के बाद वो सारे कपड़ों को लेता है, देन धोने के लिए आ जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो सारे कपड़े को डुबा करके धोने के लिए बैठ जाता है। फिर दूसरी तरफ वांग जी वो विंग के उस झोपड़े की तरफ भी देख रहा होता है, और जो जियांगचेंग आके गया उधर भी वो देख रहा होता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा वरना। और इतना बोल करके हांगन जुन वहां से वो भी चला जाता है। अगले दिन उन तीनों में से एक को प्रतियोगिता करनी थी जो कि अच्छा खाना खुद से बनाए वो उसके लिए। अब जियांगचेंग को तो खाना बनाने भी नहीं आता था, लेकिन वो अपने साथ कुछ तो करना चाहता था, इसीलिए वो हारना नहीं चाहता था। उसे पता था कि आज इन तीनों में से जो कोई भी जीतेगा वो प्रतियोगिता में वो ही फाइनल हड़म की कंट्रोल कर सकता है और हांगन जुन की ओमेगा बन सकता है। इसीलिए वो विंग के पास आता है और आते ही उसकी कहता है पकड़ के लाने के लिए। विंग आ गया हुआ था और कहता है क्या बात है, आप क्या करने आए हो? जंग जंग अपना कपड़ा उसको फेंकते हुए कहता है कि ये पहनो, ये काले लिबास तुम पे कुछ ज़्यादा ही जचते हैं ना। अपने आप को अच्छे से तैयार करो और मेरी जगह जाओ और अच्छे पकवान बनाओ। किसी भी हालत में फर्स्ट आओ, अगर नहीं आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन तो उस बच्चे के बाह में हमने तीर मारे थे और आज उसके साथ साथ तुम्हें भी हम मार देंगे। और इतना बोलकर जियांग जियांग उसे एक थप्पड़ खींच के मारता और कहता भूलना मत, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है ना कि तुम्हारी। और ये जो तुम्हारे बॉडी से जो स्मेल आती है ना, इसे झको। और अपना वाला इत्र उसे लगा देता है क्योंकि जियांग जियांग से बॉडी से जो ओमेगा स्मेल आती थी वो, और ऊपर से जो इत्र लगाता था वो, दोनों उसके ऊपर स्मेल करके और वो डाल देता है। और उसके बाद उसे रेडी होने के लिए भेज देता है। विंग रेडी होता है और जियांग जियांग के डिसिपल्स उसके साथ जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि विंग अगर कुछ करता है तो उसके डिसिपल्स उस पर नज़र रख सकते हैं। अब प्रतियोगिता वाले सेक्शन एरिया में और जो हंगर जून और लैंस चैन वो सब जो थे वो बाहर थे, और जियांग जियांग उस सबको देखने के लिए बाहर में, मतलब बाहर जितने भी लोग थे ना जो छटा गए हुए थे, वो सब बाहर में बैठे हुए थे। अब वो दोनों के साथ साथ विंग भी खाना बनाना तैयार करता है। विंग जो खाना बना रहा था ना वो बहुत आराम आराम से बना रहा था, बहुत सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ और कम मसाले यूज़ करके बना रहा था। और जो दो लड़कियां थी वो भरपूर, मतलब वो खाना अच्छा तो बना रही थी लेकिन वो दिखावटी ज़्यादा था, व्यंजन का तरीका अलग था, वो सब थोड़ा ज़्यादा चटक मटक था। तो वो सब खाना वाना बना करके रख दिया जाता है। वो खाना जो था ना वो एक एक करके सबको परोसा जाता है। उसके बाद अब बारी थी कि विनर कौन बनेगा। उसके बाद जियांग जियांग के पास आकर के विंग खड़ा हो जाता है, तो जियांग जियांग उसके बाह को चिमटी काटते हुए कहता है, पहले ये बताओ कि क्या तुमने खाना सही बनाया? विंग में मुंडी हिला देता है। उसके बाद जो जियांग जियांग कहता है, अगर हम हार गए ना तो देख लेना। प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट होती है और जो लैन किरेन थे और जो चैंगो जुन थे वो आते हुए कहते हैं कि खाना जो सबसे खास बनाया गया है वो है यूनमिक सेक्ट के राजकुमार जियांग चेंग, और वो है मिस्टर जियांग चेंग। और इतना बोलना हुआ ही था कि सभी लोग ताली से गड़गड़ाहट करते हैं और अब फाइनल हो चुका था कि जियांग चेंग ही हांगन जुन का ओमेगा बनेगा। किसी ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा और कुछ बदल जाएगा, व्हाटएवर जो भी होगा। लेकिन जो भी हो रहा था वो जियांग चेंग के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। जियांग चेंग अपनी ही जगह पे विंग का हाथ पकड़े हुए ई करके कूद रहा होता कहता है, फाइनली मैं यहाँ का क्यून की फूरन बन जाऊंगी, प्रिंस की फूरन बन जाऊंगी। और इतना बोलकर वो कूद रहा होता है। लेकिन हांगन जुन वो उसके चेहरे पे बिल्कुल उदासी नहीं थी। उसके बाद उसे बुलाया जाता है खाना सर्व करने के लिए, क्योंकि जिसने बुलाया था वो खाना अपने सारे खानों को सर्व कर सकता था।
तो जो विंग था वो जाता है, क्योंकि अभी उसने जियांगचिंग का गेटअप लिया हुआ था। वो एक एक करके सबको खाना परोसते हुए हांग जून के पास आता है। हांग जून के प्लेट में जैसे ही विंग खाना डाल करके वो चम्मच को ऐसे करता है तो हथेली पे दिख जाता है ना, कट्स लगे होते हैं। तो जैसे ही हांग जून देखता है उसके हाथों को पकड़ लेता है और विंग फटक से अपना हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हांग जून कहता है तुम। लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन वो वहां से उठ के चला जाता है। हांग जून समझ गया था, लेकिन वो अभी कुछ भी आंसर नहीं करता है। उसके बाद खाना वाना खा करके और सारे लोग जितने भी थे ना वो वापस से चले आते हैं। हांग जून बहुत ज़्यादा परेशान था, तो शाम के टाइम पे उसका भाई उससे मिलने आता है और कहता है अब तो सब कुछ साफ हो गया है, तुम्हें तो यूनमिक के राजकुमार तुम्हारे लिए ओमेगा चुन लिया गया है, तो तुम परेशान क्यों हैं। वो कहता है कभी ऐसा सोचा है जो दिखता हो वो ना हो और जो ना दिखता हो वो आपके सामने आना ना चाहता हूँ। अब जो उसकी बातें थी वो गोल गोल थी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। लैंस जिन उनसे कहते हैं कि क्या बात है वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं, कल के दिन आपको पता चल जाएगा गगा। इतना बोल करके और वो शांतिपूर्वक अपने कक्ष में चला जाता है। लैंस जिन को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जंगल की तरफ वापस से जाने लगता है, गुफा में जहाँ वो मेडिटेशन किया करता था। वो जब जा रहा होता है तो देखता है कि एक पत्थर के ऊपर कोई ओमेगा बैठा हुआ है। वो उसके पास आते हुए पहले तो उसे गौर से देखता है, देन कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग वहां पे बैठा हुआ था और बहुत ही उदास था। उसने एक सादे कपड़े पहने हुए थे, जो जो सादे डिसाइपल्स पहनते हैं वैसे। वो खड़ा होते हुए ग्रीट करता और कहता है कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत से लड़ रहा हूँ। क्या पता कि मेरी किस्मत सुधर जाए और शायद से मैं उनको पसंद आ जाऊं, या हो सकता है कि कुछ तो अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। इतना सुनना हुआ है तो सीचन कहते हैं क्या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। विंग मुझसे कहता है नहीं, बचपन से ही नहीं है, पता नहीं क्यों, पर शायद से अब हो जाए। और इतना बोल करके वो वहां से जाने को होता है तो लैंसीजन कहता है क्या मैं आपको छोड़ दूं। तो विंग कहता है जी नहीं शुक्रिया। लैंसीजन कहते हैं कि रात काफी हो गई है, आइए मैं आपको छोड़ दूं। और इतना बोल करके वो उसे जब वापस लेके आ रहा होता है तो हमारा जो भांगजी था वह अपने कपड़े बदल रहा होता है और नहाने की तैयारी कर रहा होता है बैकयार्ड की तरफ। तो वो देखता है कि लैंसीजन किसी ओमेगा के साथ जा रहे हैं। जब वो गौर से देखता है तो उसे वो वही आई मीन की विंग समझ में आ जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने बस एक ही नर रोब पहनता है और वो आकर के सीधे अपने भाई के सामने में खड़ा होते हुए कहता है इतनी रात को आप इस ओमेगा के साथ में क्या कर रहे हैं। लैंसीजन कहता है अरे अरे तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहा है जैसे कि मैंने, खैर वो सब छोड़ो, ये बाहर पहाड़ी वाले रास्ते पे बैठे हुए थे तो मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। वांग जी कहता गगा आप जाइए, आपको देर हो रही है, मैं छोड़ दूंगा। लैंसीजन को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हांगजून की आंखों में गुस्सा, नफरत, जालसी सब थी। और सीजन कहते ओके, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। हांगजून जो था वो विंग को घूर कर देख रहा था और विंग अपना सर नीचे करके बस चुपचाप खड़ा था और कुछ बोल नहीं रहा था। उसके बाद जैसे ही चलने को होता है हांगजून अपना हाथ आगे कर देते हैं और कहते हैं हाथ दिखाइए। भीम कुछ भी नहीं बोलता और अपने हाथों को रगड़ रहा होता है। हांगजून कहते हैं मैंने कहा ना अपना हाथ दिखाइए, मतलब हमें दिखाइए। और इतना बोलना हुआ ही था कि विंग फिर भी ढीठ नहीं दे रहा था। उसके बाद वो क्या करता है कि सीधे विंग के हाथ को वो खींचता है और उसके हाथ में वो निशान देखता है और उसे कहता है आई न्यू इट, मुझे पता था। इतना बोलकर उसे खींच करके अपने जंगसी के पास लाता है। अंदर ले नहीं जा सकता था, वहाँ खड़ा करता है, अंदर जाता है और वो आता है तो जो हंगनजुन थे ना उसके लेयर्स खुल गए थे, तो उसकी जो चेस्ट एरिया था ना वो पूरा विजिबल हो रहा था और विंग अपने नजरों को झुकाए हुए हंगनजुन के गठीले बदन को वो देख रहा होता है अपने नजरों से। हांगजून जब देखता है कि विंग की निगाहें कहाँ जा रही है, क्योंकि उसके हाथ में था और वो उसको देख रहा था कि उसकी नजरें किस तरफ जा रही है और कहाँ कहाँ वो मुड़ रही है। हांगजून के चेहरे पे एक थोड़ी सी स्माइल आ गई हुई थी और वो कहता है कान में झुकते हुए धीरे से विस्पर्श करते हुए क्या हम आपको अच्छे लग रहे हैं। विंग फटक से अपना हाथ खींचता है तो हांगजून हाथ खींचने ही नहीं दे रहा था और उसके हाथों को लेते हुए कहता है हमें नींद नहीं आ रही है, हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा है, न जाने क्यों। क्या आप हमें कविता सुनाएंगे जो आप हमेशा सुनाते हैं। विंग कहता है अभी सुनाए। तो वो कहता अभी हमारा ये ऑर्डर है और अगर आपने नहीं सुनाया तो हम आपको अपने कक्ष में ले जाएंगे और कल जो होगा उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आप भुगतेंगे, ना कि हम। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग को पता है कि हाँ भाई जियांगचिंग कैसे पागल हुए जा रहा है वांग जी से शादी करने के लिए। वो चुपचाप कहता है हम आपको कविता सुना देते हैं। हांगजून वहीं पे बैठ जाता है और अभी भी उसके एक पैर नीचे मुड़े हुए थे और एक पैर के ऊपर ऐसे
मुड़ के बैठते हैं ना, तो हाथ को टिका के गाल पे टिकाए हुए था। और उसके बाद चाय ढाल करके और वो चाय पी रहा होता है। विंग वहाँ पे बैठ जाता है नीचे आस्तीन पे, और उसके बाद वो कविता पढ़ना शुरू करता है। सेम वही कविता जो जियांगचिंग ने पढ़ा था, वही कविता विंग को भी पढ़ने के लिए वो बोलता है। और विंग ने लिखा था तो विंग को याद था, तो विंग पढ़ के सुना देता है अच्छे से, एकदम लयबद्ध तरीके से। और हांगन जुन उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो कहता है, कल हम किसी को भेजेंगे, उसे मना मत कीजिएगा। विंग को समझ नहीं आ रहा था, कहता लेकिन क्यों? कहता है, अगर आपने मना किया और अगर आप नहीं आए, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम अपने इन्हीं हाथों से आपका गला काट देंगे। इतना बोल करके कहता है, चलिए हम आपको छोड़ दें। और अपने कपड़ों को ठीक करता है। फर्स्ट ही इनर वो पहना हुआ था, वही पहन करके वो विंग को उसके कुटिया तक लेके आता है। और उसको अंदर जाते हुए वो बस देख रहा होता है। विंग के चले जाने के बाद हंगनजुन आता है और अपने एक डिसिपल्स को कुछ कान में कहता है। वो मान गया था। एंड देन उसके बाद वो जा करके स्नान करता है। स्नान करके आने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन, अब जो कि जियांगचिंग उसका ओमेगा चुन लिया गया था, तो उसको शकल दिखाना जरूरी था। इसीलिए सारे इंपीरियल पैलेस में जितनी भी लड़के लड़कियां ओमेगा थी वो सब थी। सारे सेक्ट के मेंबर्स थे। इवन जियांगचिंग और जियांग फेमियांग भी थे। और जियांगचिंग उसको बहुत अच्छे से रेडी करने के लिए बोला गया था, क्योंकि अभी वो फर्स्ट टाइम दिखाते। एंड देन उसके बाद जियांगचिंग की शादी वांगजी से हो जाती है। इतना बोलना हुआ ही था, तो जियांगचिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो एक लाइट ऑरेंज कलर का ड्रेस वेयर करता है। एंड देन खुद को अच्छे से रेडी करना स्टार्ट करता है। इवन वो विंग को बुला के लाया था कि उसके बालों में एसेसरीज वगैरह डाल दो, जूड़ा वगैरह बना दो। वो सब जो विंग और विंग के साथ 2-3 डिसिपल्स थे वो सब करके कर रहे होते। और जियांगचिंग विंग को चिढ़ाते हुए कहता, देखा, किस्मत इसको बोलते हैं कि आप एक प्रिंस के हरम के स्थान बनने वाले हो। सारा हरम आपके इशारों पे नाचेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप है तो आपको ही इन फ्यूचर रानी बनने का दर्जा भी मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों से वो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और वो ना चाहते हुए भी, मतलब कह सकते हैं कि पैर उसकी ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। और इसीलिए वो चुपचाप से विंग को जो था वो ताने पे ताने दिए जा रहा था। वो रेडी होकर के अच्छे से वेल वेल पहन करके, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो जो डिसिपल्स को कल रात को जो जियांगचिंग वांगजी ने उसे बोला हुआ था, वो आता है विंग के पास। एंड देन उसके बाद सीधे इंपीरियल हॉल में वांगजी चुपचाप से बैठा हुआ था। अब जियांगचिंग आता है और सबको ग्रीट करता है। जियांगचिंग बाहर का वातावरण, जो उसका आवरी जो वस्त्र का आभूषण का था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत बहुत ज़्यादा। और वो आराम से बैठ करके और सबको ग्रीट करता है। उसके बाद जो चेंगोजून थे वो उसे कहते हैं कि आप अपना वेल हटा करके एंड सबको ग्रीट कीजिए। तो जियांगचिंग बहुत खुश था। वो पहले अपना वेल हटाता है, कैप हटाता है, उसके बाद जो मुंह पे मास्क था वो हटाता है। ऐसा नहीं था कि जियांगचिंग खूबसूरत नहीं लग रहा था, जियांगचिंग बहुत ही प्रिटी मच लग रहा था। लेकिन एक जो होता है ना, देखकर दिल को ठहर जाए, ऐसा कुछ नहीं। जियांगचिंग को देखकर भले ही किसी के दिल की धड़कन रुकी ना रुकी हो, लेकिन सीजन के दिल की धड़कन जरूर रुक गई थी। और वो बस एक तक देख रहे होते हैं, और अचानक से उसकी माउथ से निकल जाती है, ब्यूटीफुल ओमेगा। इतना सुनना हुआ ही था कि वांगजी अपने भाई को देखते हैं और जियांगचिंग को देखते हैं, लेकिन वांगजी को उसे देखकर कोई अट्रैक्शन कुछ भी फील नहीं हो रहा था। चेंगुजन आगे कहते हैं उसे कि आप लैंड सेक्ट आए हैं, आपको पता है ना कि गुसू के जो राजकुमार हैं, 2 जेट प्रिंस हैं, तो आपका जो शादी होगा वो छोटे वाले से होगा। जियांगचिंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा बलशाली, प्रतिभाशाली, एक योद्धा के जैसे हैं। बहुत ज़्यादा पीसफुल कामनेस है, ऐसे है। और जियांगचिंग तो सोशलाइज्ड हैं, पर वो अपने आप को seclusion में ज़्यादा रखते हैं। तो ये सारी बातें इसने पहले ही पता करी हुई थी। लेकिन जो वांगजी था वो थोड़ा-सा स्थिर था, क्योंकि उसे पता है कि उसका हुक्म का अब खुलने वाला है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है, जो कि वो लोगों ने विंग को लेकर के आया हुआ था, वो भी ज़बरदस्ती। और इसके साथ 2 दासियाँ भी आती हैं, जिसे देखकर सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। हांगन-जुन अपनी जगह से उठता है, देन उसके पास आते हुए कहता है, आप दोनों ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ जाँच करनी है। तो सभी लोग घबरा गए थे और कहते हैं, क्या बोल रहे हो? तभी वो कहता है, यही कि जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी और जिन्होंने सब कुछ सफलपूर्वक खत्म किया है, वो यूनमिक के प्रिंस नहीं, बल्कि यूनमिक के जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने किया है, और ये भी एक ओमेगा है। ये सुनना हुआ था कि पूरे पैलेस में अफरा तफरी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ भी बोल रहा है, मतलब व्हाटएवर जो भी, पूरा गहमा गहमी हो गया था। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि मतलब जो है वो जो यूनमिक का जो प्रिंस है
वो इतना मतलब तेज तर्रार है कि वो ऐसी हरकतें भी कर सकता है। इसलिए वो बातें हो ही रही थी, तभी सीचन कहते हैं ये क्या बोल रहे हो वांग जी। तो वांग जी कह देता है कि गगा थोड़ा देर रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। फिर वो कहता है जियांग जिंग से कि कल प्रतियोगिता में आपने जो कविता गाया था उसे गाइए। अब जियांग जिंग तो बड़ी मुश्किल से उसको परसों रात को रट्टा मारा था, और सुबह सुबह वो जैसे तैसे करके बड़े एकदम धौंस जमाते हुए गाया था, और उसके बाद वो भूल गया था। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तो तभी जांग यू आते हुए कहती, बाओ बाओ गाओ गाओ, तुम्हें तो अच्छे से आता है, तुम तो पूरे शहर में जीतते आए हो, तुमने आज तक सारे ताबू में भी जीता है, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे प्रतियोगिता में भी भाग लिया और तुम जीते हो, ये सभी थिंग्स। वो बहुत तारीफ कर रही थी, जियांग सिंह की फटी पड़ी थी और उसकी तारीफ हो रही थी। तो वांग जी कहता है अगर आप जब तक नहीं गा के बताएंगे तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि वो आपने गाया है। इतना बोल करके वो जाके खड़ा हो जाता है थोड़ी दूर पे। जियांग जिंग बहुत सोचता है। वहां उस पैलेस में जो अलग अलग ओमेगास थी वो लोग भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ गाओ 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 गाओ। ना चाहते हुए भी जियांग जिंग उस कविता को पढ़ना शुरू करता है। स्टार्टिंग के तो सब कुछ अच्छे थे, लेकिन बीच वाला लाइन जो विंग ने ऐड किया हुआ था, क्योंकि विंग उसे बार बार गाता था तो वो विंग को जुबानी नहीं आता, इसलिए उसने ऐड कर दिया। लेकिन जियांग जिंग को तो यह ऐड ही नहीं था, वो पहला ही सेंटेंस पूरा गड़बड़ कर देता है, और सेकेंड वाले में भी लास्ट में गड़बड़ कर देता है। एंड देन उसके बाद वो फिर आगे कंटिन्यू करता है। ये देखकर वांग जी समझ गया था। एंड देन उसके पास आते हुए कहता है अब आप शांत रहिए, और मोहतरमा आप अब आप पढ़ के सुनाइए। विंग पहले बहुत घबरा रहा था, तो वांग जी उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है हम कह रहे हैं ना, प्लीज खाइए। फिर विंग धीरे धीरे करके उस कविता को गाना शुरू कर देता है, और जो बीच में जो लाइन ऐड करी हुई थी ना वो भी उसे वो बता देता है। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए थे, क्योंकि पहले भी जो विंग ने वो जो लिखा हुआ था ना, तो वो जियांग ने रट्टा मारा हुआ था, तो उन लोगों ने सुना हुआ था। इतना सुनना हुआ ही था कि सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। विंग फटाक से वो कहता है कि मैंने बस सुना था तो मुझे याद हो गया। इसका मतलब ये इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, सफाई देता या वॉटेवर जो भी करता, हंगनजुन फटक से उसके ऊपर का बेल हटा करके उसके मास्क को खींच देता है। पहली बार था जब पूरे दरबार में विंग का फेस देखा जा रहा था। मिक्स से सुनहरी उसकी गर्दन, हिरनी जैसी उसकी आंखें, जो बहुत ही गहरा था। आंखों के ऊपर छोटा सा आईलाइनर जो कि उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। उसने आंखों को बहुत ही कस्तूरी हिरन के जैसे नसीला बनाया हुआ था। उसकी बॉडी से आती वो मादक सुगंध जो कि आज जंग जंग ने उसके ऊपर छिड़का नहीं था, वहां पे रह रहे अल्फाओं को दिल को पिघलाने के लिए काफी था। हंगाजुन उसके पास आते हुए कहता है ये है मेरी ओमेगा, जिसे मैंने चुन लिया है। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांग सिंह कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपका होने वाला ओमेगा मैं हूँ, आपकी होने वाले दुल्हन भी मैं हूँ, आप मेरे रहते हुए किसी और दुल्हन को कैसे चुन सकते हैं, आप कैसे एक दुल्हन को बदल सकते हैं। इतना सुनना हुआ ही था तो हांगन जून कहता है यकीन मानिए अगर आप ओमेगा नहीं होते कुछ और होते तो हम आपको एक थप्पड़ लगाते। आपने अपने मतलब के लिए इसे फील्ड में उतारा और इससे कंपटीशन करने के लिए इसे इतनी जाति की। इतना बोल करके विंग के हाथों को ऊपर कर देता है, जिसके हाथ जले हुए थे, उसके हाथ में कांटे चुभे हुए थे। और वो कहता है कि क्या हम इनके कपड़े उतार के दिखाएं। विंग की आंखों में आंसू था और वो कहता बस कीजिए आप लोग, हमसे भी तो पूछिए। तो जंगजंग कहता हाँ देखा, ये आपसे शादी नहीं करना चाहता है, हमने कहा ना ये नहीं करना चाहते, तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे नौकर हो, तुम बस मेरे पैर की जुत्ती हो और कुछ भी नहीं हो। माँ माँ इसे इसे मारिए और इसे कहिए यहाँ से जाने के लिए, ये तमाशा कर रहा है। मुझे मुझे यहाँ के राजकुमार की वाइफ बनना है, मुझे यहाँ के ब्राइडल बनना है, और ये देखिए ना माँ। इतना बोलना हुआ ही था तो जांग यू कहती है जांगजिंग बस करो, जांगजिंग बस करो, जांगजिंग बस करो। जांग फिर मैं कहते बस, और कहता है विंग ये सब क्या चल रहा है। विंग अपना सर झुकाए हुए था और कहता है बाबा मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपने बोला था ना, लेकिन माँ और और और, और आचक ने कहा कि नहीं ले सकते। फिर जब हम यहाँ आए तो फर्स्ट प्रिंस ने मुझसे कहा कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। बाबा मैं ये सब नहीं चाहता। सीजन आते हुए कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है वांग जी। वांग जी कहता है काका जो जियांगजिंग की जगह पे प्रतियोगिता में भाग ले रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो ये है। तो जियांग में कहते हैं इसका नाम जियांग वी इंग है। तो कहता है
ये जांग विंग ही हर जगह प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा था और उसकी जगह पे ये जीत रहा था। ये सुनना हुआ ही था तो जियांग सिंह कहता है, नहीं नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कहा नहीं ये झूठ है, पूरा झूठ है, सरासर झूठ है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन अब तो पूरी पोल पट्टी सबके सामने में खुल चुकी थी और वो कहता है, हम आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपने लिए ओमेगा ढूंढ लिया है, मैंने अपने लिए ब्राइडल ढूंढ ली है और वो ही मेरी ब्राइड बनने वाली है। इतना बोल करके हंगन जुन विंग को लेकर के आगे आता और ग्रीट करते हुए कहता है, पिताश्री अगर आपकी परमिशन हो तो हमारी शादी की बात कीजिए। जियांग सिंह फटक से अपने कमर में रखा हुआ चाकू लेकर के और हाथ में मार लेकर कहता है, अगर मेरी शादी नहीं हुई, अगर मुझसे यहाँ पे किसी ने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बस बहुत हो गया, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा, मेरी क्या गलती है? हाँ, ये हर बार मेरे सामने आ जाता है और मैं इतना सुनना हुआ ही था कि जियांग सिंह की इस नौटंकी को देखकर हंगन जुन अपनी तलवार निकालकर सीधे उसके गर्दन के सामने रख कर देता कहता है, अगर तुम नहीं माने तो हम अपनी हाथ से तुम्हें मार देंगे और अगर तुम विंग के सामने आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को खुद रिप्लेस करने की? हाँ, कहता मैं राजकुमार हूँ। इस पे जियांग फिमिया आते हुए कहता है, और वो भी है, वो भी मेरा ही बेटा है, क्या तुम भूल गए हो इस बात को? जियांग सिंह कहता है, बाबा पर वो तो आपकी एक डिस्पस। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांग फिमिया एक थप्पड़ खींच के देते हैं उसको और कहते हैं, अपनी जबान से लगाम दो, समझे ना? तुम्हें नहीं पता है, वो मेरी फर्स्ट वाइफ थी और तुम्हारी मॉम की वजह से उसकी जान गई है, ना कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारी मॉम यहाँ आई थी और तुम्हारी मॉम एक डिसेबल्स थी और वो मुझे पसंद करती थी। बड़ा है, अपने बड़े भाई को इस तरह से ट्रीट करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे लगता था यू, और इतना बोलकर वो यू के देखते, यू तो थर थर कांप रही होती, कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, और इतना बोलकर वो जियांग जिंग को दो थप्पड़ लगाती और कहती बस करो, वो तुम्हारा भाई है और जब उसका शादी हो रहा है तो तुम पीछे क्यों नहीं हो जाते? जियांग जिंग कहता है, माँ मुझे भी करनी है शादी, मैं भी करना चाहता था, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और इतना बोलकर जियांग जिंग अपना हथवा फिर से काट लेता है और वो वहीं पे टें बोल देता है, मतलब कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो जियांग सिंह था वो जब हो जाता है तो उसको हीलर के पास लेके जाया जाता है और दूसरी तरफ जो हंगनजुन था वो विंग को लेकर के अपने जिंगसी के आसपास मतलब पास आता है, उसे वापस से बाहर बिठा देता है और उसके हाथों पे जो चोट लगा हुआ था उन दोनों पे दवाई लगाते हुए कहता है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? विंग कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरा भाई है, आपको एक अच्छा अच्छा ओमेगा मिलता। हंगोंजन कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि कौन किसके लिए बना हुआ है, आप चिंता ना करें, हमारे साथ चले। उसके बाद उसके हाथों में पट्टी वट्टी बांध करके और विंग के जो है उसको ले करके सी चैन के पास आते हैं और कहते हैं, काका क्या आपको वो पसंद है? तो वो कहता है, पता नहीं, पर फर्स्ट, और इतना बोल के वो चुप हो जाता है। उसके बाद कहता है, चलिए हमारे साथ। उसके बाद सी चेन और वांग जी और विंग तीनों विंग जियांग जिंग के पास आते हैं जहाँ पे उसको रख के इलाज चल रहा था। सी चेन थोड़े से परेशान हो गए थे जब वो हीलर बाहर आते थे, कहते नहीं सही है, हमने हाथों को बांध दिया है, खून रोक दिया है और जो भी है वो खून चढ़ाना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो वांग जी था वो बाहर आते हुए अपने पिता से और सबको कहता है कि इम्पीरियल पैलेस चलिए, क्योंकि वो राजकुमार था तो वो बोल सकता था। वहाँ आने के बाद वांग जी कह देता है कि वो विंग से शादी करेगा 2 दिन के बाद, और हाँ, जो यूनमिक की जो राजकुमार है उनकी शादी आप गगा से करा दीजिए। इतना सुनना हुआ ही था कि सब सौ कर कहते, लेकिन सीजन कुछ नहीं बोल रहा था और कहता है कि गगा को शायद उन्हें वो पसंद है। तो सभी लोग सीजन को देखने लगते हैं तो सीजन कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे वो जच गया है, और इतना बोलकर अपना नजर नीचे कर लेता है। यूँ आते हुए कहती है, पर मेरे बेटे ने इतनी सारी गलतियाँ की उसके बावजूद भी सीजन कह देते हैं कि यहाँ पे रहकर हम उसे नियम सिखाएंगे, कानून सिखाएंगे और उसे सजा भी देंगे। उसने गलती तो की है, यहाँ आने के बाद उसे 4000 रूल को फॉलो करना होगा और वो सभी चीज़ें करनी होगी जो कि एक गुस्से में रहने वाले लोग करते हैं, इसलिए हम उसे सबक जरूर देंगे और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लैन सीजन की बात सुनकर सबको तसल्ली हो गया था। उसके बाद जियांग चेंग को आज होश जब आता है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ के फर्स्ट जेड प्रिंस ने अपने लिए चुन लिया है। लेकिन जियांग चेंग के दिल में तो हांगन जुन था ना, वो कहता, माँ मुझे मर जाने दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। उसकी माँ कहती है, देखो तुम्हें वैसे भी राजकुमार से ही शादी करनी थी, तुम्हें सब कुछ लेना था और कंट्रोल करना था, लेकिन
तुम्हें अच्छा हस्बैंड मिल रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो वो कहता है कि रोज रोज मुझे उसका मुंह देखना पड़ेगा, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं उसको मार डालूंगा। तो जियांग उसे दो थप्पड़ लगाती है और कहती है, अगर तुम उसे मारने की भी सोचे ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ के नेक्स्ट किंग और उसकी फूरन वो बनने वाला है। और हाँ, तुम्हारी बात तो, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक राजसी जीवन जियो तो तुम्हें चुपचाप से फर्स्ट जेट प्रिंस से शादी करनी होगी। और हाँ, वो जो तुम्हें सजा दे या जो भी सिखाए वो तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि तुमने गोसू में रह के गोसू के रूल्स तोड़े हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें कारागार में डाल दे या जान से मार दे, सुधर जाओ। जंग जिंग के पास कोई ऑप्शन था नहीं, और वो उतना बुरा भी नहीं था। उसके अंदर जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा थी कि वो विंग से कम क्यों है, कमतर क्यों है। वो खुद को विंग से वो कमतर समझता था, इसी वजह से। उसके 2 दिन बाद जियांग जिंग और विंग दोनों की अच्छे से रेडी कर दी जाती है, और उधर पूरा गुसु को सुंदर दुल्हन की तरह सजाया गया था। और सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर रेडी थे। और उसके बाद जियांग जिंग और विंग को वेडिंग हॉल में लाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों का वेडिंग होने वाला था। अब हंगंजू ने एक और गलती करके खा चुका था, इसलिए वो अपने दोनों डिसिपल्स को बोलता है कि इसके घूंघट को हटा दो। तो सभी लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन हंगंजू का यकीन नहीं था, क्योंकि जियांग जिंग भी तो था इधर। इसीलिए वो खुद आता है और विंग के ऊपर का वेल हटा देता है। विंग उसको देखता है, देन अपने नज़रों को नीचे कर लेता है, और जो हंगंजून था उसकी बेल को उसके सर तक रखता है, ताकि उसके जो आईज, नोज, लिप्स है वो दिख सके, और हंगंजून को तसल्ली हो, भाई हाँ ये उसी का है। उसके बाद हंगंजून खुद विंग का हाथ पकड़ कर अपने सामने खींच के खड़ा कर लेता है। उसकी इस बावड़ापन को देखकर तो उसके फादर को हंसी भी आ रही थी कि हाँ भाई हाँ, उसका बेटा बिल्कुल उसी के जैसा है अपनी पत्नी के लिए। उसके बाद सीजन के सामने जियांग जिंग खड़ा था। फिर दोनों को एल्डर और एंसेस्टर के सामने ग्रीट कराया जाता है। फिर जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे उन सबको ग्रीट करता है। उन दोनों के हाथ में चाय का प्याला दिया जाता है। एक दूसरे के हाथों को इंटरवाइन करते हुए वो उस चाय को, प्याला को पीते हैं। उसके बाद मिरर में, अब विंग का तो चेहरा हंगंजून देख चुका था, लेकिन फिर भी मिरर दिया जाता है और उसमें विंग का फेस वांगजी देखता है और उसे कहता है कि आज से और अभी से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ओमेगा हो। और इतना बोल करके और वो मुस्कुरा देता है। वही सेम प्रोसेस सीजन भी फॉलो करता है, लेकिन जियांग जिंग थोड़ा गुस्से में था। उसके बाद दोनों को उसके रूम में भेज दिया जाता है, हांसी और जिंगशी में। हांसी में आने के बाद जो सीजन थे वो जियांगशिंग को कहते हैं कि तुम मुझे पसंद थे, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें रोज 4000 रूल्स को कॉपी करना होगा, यहाँ के रूल्स को याद करना होगा, और जो तुमने गलती की है उसके लिए तुम्हें रोज 2 स्लेसेस लगेंगे, तो तुम इसके लिए रेडी रहना। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांगजिंग की हालत ख़राब हो जाती है, और वो कहता है इससे अच्छा तो आप मुझे मार डालिए, क्योंकि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। सीजन कहते हैं अगर तुम्हें सच में ये जीवन नहीं चाहिए तो आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे गुफा में रहोगे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, और कभी कभी ही यहाँ आओगे। तुम्हारे यही सज़ा है। जियांगजिंग हाँ करके उसको देख रहा था, कहता है नहीं नहीं, मैं रूल्स कॉपी करूँगा, लेकिन मुझे मारिएगा मत। तो सीजन कहते हैं 10 दिन तो तुम्हें मार खाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और उपाय है नहीं। और इतना बोल करके उसके वेल्स को उठाता और कहता है कि मैंने तुम्हें अपना ओमेगा माना है, तो देखो मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन अजीब है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो, और मेरे लिए प्लीज़ ये सभी चीज़ों को छोड़ दो और उन दोनों को खुशी खुशी रहने दो, और तुम मेरे साथ खुशी खुशी रहो। मैं तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दूंगा, और जो तुम्हें पसंद है वो मैं तुम्हें दूंगा। सीचन की बात सुन करके जियांग सिंह वो पहले कहता है कि मैं सच में बहुत बुरा हूँ ना। सीजन कहते हैं नहीं, लोग बुरे नहीं होते हैं, हालात उसे बुरा बना देते हैं। नज़रिया उनका बदल जाता है जब लोग खुद को दूसरे से कमतर समझते हैं। और कुछ नहीं, अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधारो। इससे अच्छा है कि समय निकल जाए और पछताने के अलावा कुछ भी ना बचे। और इतना बोल करके वो उसे बिठाता है और उसे प्यार करने की कोशिश करता है। पहले सीजन तो थोड़ा नौटंकी दिखाता है, फूलता फालता है। उसके बाद सीजन कैसे भी करके मना ही लेता है, एंड देन उसके बाद वो लोग अपने हॉट एक्टिविटी में लग जाते हैं, और वो जियांगचिंग से वादा लेते हैं कि कल से वो 4000 रूल्स को वो फॉलो करेगा, सब कुछ वो लिखेगा, और जो उसे 10 दिन स्लेसेस लगेंगे वो भी लेगा, और उसकी हीलिंग सीजन खुद करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी
विंग को लेकर के जिंगसी में आता है। फर्स्ट टाइम वो डोर ओपन करता है क्योंकि विंग कई बार उस डोर तक आके बैठ चुका था और रह चुका था, लेकिन फाइनली उस डोर के अंदर कदम रखते ही देखता है कि वांग जी ने अपने कमरे को अच्छे से सजवाया हुआ है। फूल बिछाए थे और कैंडल्स लगाए थे, हर तरफ कैंडल और अरोमा से जगमगा रहा होता है। और वो विंग पूरे कमरे को देख रहा होता है। उसको ला करके बेड पर बिठाते हुए वांग जी उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, मैं गुसू का जेट प्रिंस, सेकंड जेट प्रिंस हांगोंजुन, मेरा निक नेम वांग जी है। अगर तुम चाहो तो मुझे प्यार से लांछन बुला सकते हो। विंग बस हाँ करके वांग जी को देख रहा होता है और कहता है, क्या मतलब? विंग उसके नोच को वांग जी स्लाइड कर देता है और कहता है, हमने कहा कि तुम मेरे ओमेगा हो, माय चेंज ब्राइड। तो विंग क्यूरियोसिटी के मारे वो उससे पूछता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना? हंगोजुन कहता है, जब फर्स्ट टाइम तुम रिवर किनारे मेरी जान बचाई थी, तब मैंने तुम्हारी लिप्स के नीचे तुम्हारा मोल और तुम्हारी बॉडी देखी थी। और जब तुम मुझसे बार बार मिल रहे थे तो मैंने तुम्हारी बॉडी को रिकॉग्नाइज कर लिया था, इसलिए मैं पहचान गया कि तुम हो। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारे पास ही होना था, कहीं और तो जाना ही नहीं था। ऊपर से वो तुम्हारी कविता है। और फिर वांग जी वही कविता को वो दोहरा करके विंग को सुनाता है। विंग हंसते हुए कहता है, तो आपको ये याद हो गया था? कहता, और आपकी जो राजकुमार है उन्होंने 4 जगह गलतियाँ करी थी, इसलिए पकड़ में आ गया, क्योंकि ये कविता तो आप बार बार गाते हो ना, फिर गलती की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि आपने इसे साधा है ना? विंग कह देता है, उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके उसके नेक के पास जाते हुए उसको स्निफ करना शुरू कर देता है, जिससे विंग की बॉडी सिहर रही होती है और वो अपने आप को बस पीछे कर रहा होता है। हंगोजन उसे लेकर के बेड पे गिर जाता है और उसके वेल को और उसके कपड़ों को वो खोलना स्टार्ट कर देता है। तो हॉट पार्ट सुनना है तो टेलीग्राम पे मुंह उठा के आ जाना सब, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? लिंक नहीं मिले तो लिंक मैं पे दे दूंगी, क्योंकि वो टेलीग्राम वाला चैनल मेरा चैनल नहीं है, जिसका है उसको बोलना पड़ता है बार बार मेरे को, लिंक दियो, मेरे को लिंक दियो, मेरे को लिंक दियो, क्योंकि वो हर दूसरे दिन लिंक को बदल देती है। हाय, क्या ही बोलूँ मैं, बड़े अजीब नमूने पाल रखे हैं मैंने। खैर छोड़ो। हाँ, तो हॉट पॉट के लिए रेडी रहना, ठीक है? मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी वो कैसे बेल खोलेगा और उसका कैसे ड्रेस व्रेस खोलेगा, ठीक है? ठीक, पहुंच जाना उधर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।